नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसमें हर एक अहम कॉन्सेप्ट को स्पष्टता के साथ स्क्रीन पर भी सामने रखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम सिर्फ एक नदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की धड़कन के बारे में बात कर रहे हैं। हम भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी गंगा नदी तंत्र की अविश्वसनीय यात्रा पर गहराई से नजर डालेंगे। ये विश्लेषण हमें बर्फीले पहाड़ों की चोटियों से लेकर विशाल समंदर तक के उस शानदार सफर पर ले जाएगा जो इस पूरे देश की जीवन रेखा है। तो इस पूरे सफर में हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? 1. उद्गम और प्रारंभिक निर्माण। 2. मैदानों की यात्रा। 3. विशाल सहायक नदी तंत्र। 4. जनसांख्यिकी और आर्थिक जीवन रेखा। 5. प्रमुख बांध और परियोजनाएं। और अंत में 6. महान डेल्टा गंतव्य। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, उद्गम और प्रारंभिक निर्माण, यानी एक विशाल नदी का जन्मस्थान। अब इतनी विशाल नदी की शुरुआत असल में होती कैसे है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प भौगोलिक प्रक्रिया है। पहले चरण में ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, लेकिन वहां इसे गंगा नहीं बल्कि भागीरथी कहा जाता है। दूसरे चरण में ये धारा पहाड़ों से होते हुए देवप्रयाग तक पहुंचती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण, जब देवप्रयाग के संगम पर ये अलकनंदा नदी से मिलती है। बस इसी संगम के बाद इस संयुक्त और ताकतवर जलधारा को अपना वो नाम मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, गंगा। अब यहाँ अलकनंदा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अलकनंदा कोई छोटी मोटी धारा नहीं है। ये मंदाकिनी, पिंडर और धौली गंगा जैसी तेज पहाड़ी नदियों के मिलने से बनती है। मतलब जब ये भागीरथी से मिलती है तो ये पहले से ही अपने साथ एक विशाल जल प्रवाह लेकर आती है। और सच कहें तो यही वो शक्तिशाली प्रवाह है जो गंगा को उसका शुरुआती विशाल रूप देता है। पहाड़ों की बात हो गई तो अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, मैदानों की यात्रा, जो इस देश की हृदय स्थली से होकर गुजरती है। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद इसका भौगोलिक दायरा वाकई हैरान कर देने वाला हो जाता है। अगर हम राज्यों की बात करें तो ये उत्तराखंड से शुरू होती है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आखिरकार पश्चिम बंगाल तक जाती है। कुल मिलाकर 5 प्रमुख राज्य। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक ऐसा धागा है जो इतने बड़े भूभाग को एक साथ पिरोता है। राज्यों के बाद जरा उन प्रमुख शहरों पर नजर डालते हैं जिन्हें ये छूकर निकलती है। ऋषिकेश से होते हुए ये हरिद्वार पहुंचती है। और ध्यान रहे, हरिद्वार ही वो जगह है जहां से ये पहाड़ों को पीछे छोड़कर समतल मैदानों में प्रवेश करती है। इसके बाद ये कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे घनी आबादी वाले और ऐतिहासिक शहरों का सफर तय करती है। और इसी सफर के बीच आता है त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में स्थित इस संगम की अहमियत लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ गंगा का मिलन सिर्फ यमुना से नहीं होता, बल्कि माना जाता है कि पौराणिक सरस्वती नदी भी यहाँ आके मिलती है। 3 इतनी विशाल और महत्वपूर्ण जलधाराओं का एक ही जगह पर मिलना, ये सच में एक अद्भुत भौगोलिक और सांस्कृतिक घटना है। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, विशाल सहायक नदी तंत्र, यानी वो नेटवर्क जो इस प्रवाह को उसकी असली शक्ति देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि गंगा अकेले ये पूरा सफर तय नहीं करती। ये भारत के सबसे बड़े नदी तंत्र की रीढ़ है। अगर हम बाईं ओर से देखें तो घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती और रामगंगा जैसी नदियां इसमें अपना पानी मिलाती हैं, और दाईं ओर से यमुना और सोन जैसी विशाल नदियां इसका हिस्सा बन जाती हैं। इन सभी सहायक नदियों का ही कमाल है कि गंगा का जल प्रवाह आगे चलकर इतना विशाल और शक्तिशाली हो जाता है। भूगोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर, जनसांख्यिकी और आर्थिक जीवन रेखा। देखते हैं कि ये कैसे एक पूरे राष्ट्र का भरण पोषण करती है। 2525, जी हाँ, 2525 किलोमीटर्स गोमुख से लेकर समंदर तक गंगा नदी की ये कुल लंबाई है। ये कोई छोटी दूरी नहीं है, बल्कि एक निरंतर और लंबी यात्रा है जो अपने आप में एक भौगोलिक चमत्कार है। और अब इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 26%। गंगा का बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यह देश के कुल भूमि क्षेत्र के 1/4 से भी ज्यादा हिस्से को कवर करता है। लेकिन जो आंकड़ा सच में हैरान करता है वो है 40%।
जरा सोचकर देखिए, भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लगभग 40% लोग अपने अस्तित्व और रोजगार के लिए इसी एक जल तंत्र पर निर्भर हैं। ये सच में करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। अब सवाल उठता है कि ये निर्भरता किस रूप में है। खैर, ये जल तंत्र बड़े पैमाने पर खेतों की सिंचाई के लिए बिल्कुल जरूरी है। ये शहरों और गांवों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा क्षेत्रीय परिवहन में भी इसका बड़ा रोल है। सीधे शब्दों में कहें तो इसके बिना भारत के कृषि उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये उसकी रीढ़ है। आगे बढ़ते हैं खंड 5 पर, प्रमुख बांध और परियोजनाएं, यानी इस अपार शक्ति का उपयोग कैसे किया जा रहा है। इतने विशाल जल प्रवाह को संभालना और उसका सही इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कुछ बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, जो भारत के सबसे ऊंचे बांधों में गिना जाता है। फिर पश्चिम बंगाल में है फरक्का बैराज, जिसका मुख्य काम जल प्रवाह को कंट्रोल करना और कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाना है। और हाँ, गंगा नहर प्रणाली को कैसे भूल सकते हैं, जो दूर दूर तक खेतों में सिंचाई पहुंचाने का एक बेहद अहम नेटवर्क है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव, यानी खंड 6 पर, महान डेल्टा गंतव्य, जहां ये लंबी यात्रा अपने अंत की ओर बढ़ती है। यहाँ बात हो रही है सुंदरबन डेल्टा की। ये सिर्फ एक डेल्टा नहीं है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में गंगा द्वारा बनाया गया ये इलाका पर्यावरणीय रूप से इतना समृद्ध है कि क्या कहें। यहाँ दूर दूर तक फैले हुए मैंग्रोव के जंगल हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क है, और सबसे बड़ी बात, ये राजशी रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। लेकिन समंदर में मिलने से पहले एक आखिरी दिलचस्प घटना होती है। यह नदी बट जाती है। पहले चरण में भारत के अंदर इसकी मुख्य धारा हुगली नदी बनकर आगे बढ़ती है। दूसरे चरण में इसकी एक और धारा, जिसे पद्मा नदी कहते हैं, वो बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। और फिर तीसरे और अंतिम चरण में ये सारा पानी बंगाल की खाड़ी के विशाल समंदर में समा जाता है। तो गोमुख के बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी के इस विशाल डेल्टा तक का सफर हमने तय किया। ये सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं है, ये हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इस आवश्यक सांस्कृतिक और भौगोलिक जीवन रेखा का भविष्य आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र को कैसे आकार देगा। ये सच में सोचने वाली बात है। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।